Statistics. Statistics is basically a branch of mathematics which deals with the analysis of data. तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना डेटा एनालिसिस पे बेस्ड है कंप्लीटली, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बहुत वास्ट है, कुछ कॉलेजेस भी हैं स्पेसिफिकली जो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि आईएसआई कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, और उसके बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस भी बने जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, ठीक है। एक महालानोबिस एक पर्सन है वहां का, जिसके जिसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरम्स है ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है करंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो डेवलपमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस का पार्ट है, जैसे मैंने बताया। अब ये डेटा जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा। क्लियर? जैसे कि मैंने आप सबसे पूछा कि आपके स्कूल में 20 में कितने मार्क्स आपको मिले मैथ्स में, तो आपने मुझे बताया, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, ये प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर मैंने आपके स्कूल टीचर से पूरे मार्क्स कलेक्ट कर लिए, जिसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया था, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। क्लियर ये चीज? तो पहले डेटा पे आ गया। अब डेटा कलेक्ट होने के बाद डेटा के एनालिसिस के लिए उसको हम अरेंज करते हैं। तो डेटा का अरेंजमेंट जो है डिपेंड करेगा कि डेटा किस टाइप का है। अगर डेटा बहुत कम है तो हम उसको रॉ डेटा के फॉर्म में ऐसे रैंडमली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके नंबर्स को अगर मुझे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? किसी को 5 मिला, किसी को 7 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 9 मिला। इस तरह से हम सिंपली अरेंज कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? लेकिन अगर डेटा ज्यादा है, ठीक है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई 50 स्टूडेंट्स का डेटा है और आउट ऑफ 10 मार्क्स से सपोज 3 मार्क्स 3-4 लोगों को मिल गए हैं, 7 मार्क्स 5-6 लोगों को मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, 2 मार्क्स और 2 लोगों को मिल रहे हैं। इस तरह से डेटा अरेंज्ड है। क्लियर ये चीज? तो रॉ डेटा में तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा डेटा होता है तो इसमें हम इसको क्या करते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब हम पहले लिखेंगे डेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या डेटा, जो भी समझो। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? 3 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी FI कितनी हो गई यहाँ पर? 3। समझ में है? फिर नेक्स्ट डेटा कौन सा है? 7 कितने बार आ रहा है? वो भी 3 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3। फिर उसके 2, वो कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो वो गया 2। उसके पहले फॉर एग्जांपल 0 भी है, तो 0 कितने बार आ रहा है? ओनली 1 टाइम, तो वो क्या हो गया? 1। समझ में आई चीज? तो ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर ये चीज? अगर मैं यहाँ पर पूछता हूं ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो आप क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर? लेकिन अगर डेटा इस तरह से अरेंज है और मैं पूछता हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 3 + 3 6, 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8, 8 + 1 क्या हो गया? 9। मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 9 ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दो फॉर्म आपको समझ में आ गया डेटा का। लेकिन अगर मान लो ये जो अभी मार्क्स हमने लिया है ये आउट ऑफ 10 मार्क्स है, सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके स्कूल में एग्जाम हो रहा है 100 मार्क का, अगर आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? दिक्कत क्या आएगी? किसी को 1 मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 7, किसी को 99, किसी को 98। तो भाई ये जो कॉलम है ना, ये जो रो है, मतलब रो बोलना चाहिए, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो लिखने में और उसको समझने में बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए टीचर क्या करेगा? ग्रुपिंग कर देगा, गधे बच्चों की एक साथ ग्रुपिंग कर देगा, उसको एक क्लास दे देगा। पहला क्लास 0 से 10 ऐसे बच्चे जो 0 से 10 मार्क्स के बीच में ला रहे हैं। सेकेंड क्लास 10 to 20 वाला, जो ऐसे बच्चे जो 10 से 20 के बीच में ला रहे हैं। ऐसे करते हुए 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, और लास्ट कितना आ जाएगा? 90 to 100। समझ में आएगी ये चीज? तो इस तरह से ग्रुपिंग करने से क्या होगा? उसको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा कि हाँ ये वाले बच्चे जो है बिलो एवरेज है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ये वाले बच्चे जो एवरेज ग्रुप वाले, ये वाले जो बच्चे अच्छे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्लियर ये चीज? तो जब डेटा ज्यादा है, उसका वेरिएशन ज्यादा है, तो हम ये वाले मेथड से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर सबको ये चीज? अब ये सारी चीजें आपकी बुक में भी गिवन है। तो अगर आप अपनी बुक में स्टैटिस्टिक्स का पेज ओपन करे होगे तो मैं आपको उसमें बता दूं। अच्छा, उसके पहले ना इसने और भी कुछ चीजें बता दी है जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। अभी तो सीधा मैंने रिप्रेजेंटेशन पे आ गया। रिप्रेजेंटेशन के आने के पहले उसने क्या बताया? स्टैटिस्टिक्स में ना जो डेटा एनालिसिस है वो बेसिकली 2 पार्ट में होता है।
पहला होता है सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्पर्शन पे बेस्ड, डिस्पर्शन पे बेस्ड। अब सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन क्या है समझना। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो भी डेटा है हमारा उसके बीच की वैल्यू क्या होगी, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हुआ ये चीज। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने उनका टेस्ट लिया, एवरेज मार्क्स आ रहा है सपोज 5/10, ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि 50% मेंटल लेवल वाले बच्चे या एवरेज बच्चे हैं, ये समझ में है। लेकिन अगर मान लो किसी दूसरे बैच का मैंने टेस्ट लिया, उनका 10 में से एवरेज मार्क्स आ रहा है 9, मतलब वो बैच बहुत अच्छी है, उनका मार्क्स बहुत अच्छा है, एवरेज मार्क्स अच्छा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता है, ओवरऑल जो डेटा है उसका बिहेवियर कैसा है। क्लियर हुआ ये चीज। अब सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की होती है, सिर्फ एवरेज नहीं। यूजुअली हम एवरेज यूज करते हैं या मीन जिसको बोलते हैं, मीन यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ मीन नहीं होता। मीन होता है लेकिन सिर्फ मीन नहीं होता। और क्या क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब मीन, मीडियन एंड मोड, इसको समझते हैं कि ये तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में। मान लो अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों की मैंने सबकी हाइट पूछी, ठीक है, किसी की हाइट आ रही है सपोज 1.7 मीटर, किसी की आ रही है 1.8 मीटर, किसी की आ रही है 1.6 मीटर, किसी की आ रही है 1.2 मीटर एंड सो ऑन। अलग अलग हाइट है सबकी। तो अगर 10 स्टूडेंट है तो मैं क्या करूंगा, सबका सम करके डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। तो ये क्या, इससे क्या मिल जाएगा हमको, मीन मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। एवरेज करना वो मीन। अगर हमको निकालना है मीडियन, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन स्टूडेंट को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब देखेंगे कि बीच वाला बच्चा कौन सा है। बीच वाला बच्चा सपोज ये है, तो इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट आ रही है सपोज 1.6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हाइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो मीडियन निकालने के लिए हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बीच की वैल्यू को निकालते हैं। उसको क्लोज कर देना और उसके बीच की वैल्यू को देख लेते हैं, तो उससे हमको क्या मिल जाता है, उसका मीडियन मिल जाता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आती है थर्ड चीज, मोड। मोड कैसे निकलता है, मोड कोई बताएगा। गुड इवनिंग, कैसा रहा बता दे। अच्छा, ठीक है। थर्ड आते हैं मोड पे। मोड क्या होता है कोई बताएगा, मोड कैसे निकलेगा। हाँ बोल रहे क्या विप्लव। हाँ, मोड कैसे निकलेगा, जो हाइट सबसे ज्यादा बच्चों की होगी, जैसे 1.6 मीटर, मैंने देखा 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, तो वो क्या हो जाएगा, मोड। जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है। एक जो है जो एवरेज है वो एकदम सबसे सिंपल सा है, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व। मीडियन के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो बीच वाला नंबर आ रहा है वो मीडियन। और मोड के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो सिंपली क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। क्लियर ये चीज। तो ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है और इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स भी पढ़े हैं, जिसमें अगर देखा जाए स्पेशली तो मीडियन और मोड को कैलकुलेट करने के तो एक ही मेथड थे। डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है एक्चुअली। रॉ डेटा है तो सीधा आप देख के बता दोगे, अगर वो ग्रुप्ड डेटा है तो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे वो लगते थे। ठीक है। मीन निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक डायरेक्ट मेथड था, एक था अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक स्टेप डेविएशन मेथड था जो डिलीट हो गया था आपके सिलेबस से। ठीक है, वो भी यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये आ गया सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर डिस्कशन। अब अगला आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन मतलब डेटा कैसा स्प्रेडेड है, कैसा फैला हुआ है, वो बताता है डिस्पर्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रिकेटर के स्कोर्स हम देखते हैं, कभी उसने 0 स्कोर किया, कभी उसने 50 स्कोर किया, कभी उसने 99 स्कोर किया, कभी उसने 200 स्कोर कर दिया। समझ में आया ये चीज। और दूसरा क्रिकेटर जो है उसके अगर स्कोर्स देख रहे हैं तो वो 70 कर रहा है, फिर 75 कर रहा है, फिर 80 कर रहा है, फिर उसके बाद 65 कर रहा है, फिर उसके बाद 72 रन स्कोर कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्रिकेटर है इसके जो रन्स स्कोर्ड है वो ज्यादा फैले हुए नहीं है, मतलब 70, 60, 80 के बीच में स्कोर्स है उसके। वही दूसरे क्रिकेटर के जो स्कोर्स है वो एकदम स्प्रेडेड है, कभी एकदम 0 है, कभी एकदम क्या है 200 है। समझ में आई ये चीज।
तो अगर देखा जाए कौन सा डेटा में डिस्पर्शन ज्यादा है, तो फर्स्ट वाले डेटा में डिस्पर्शन ज्यादा है, क्योंकि उसमें डेटा का जो वेरिएशन है वो ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो डिस्पर्शन क्या बताता है? डिस्पर्शन बताता है डेटा कितना स्प्रेडेड है, उसमें वेरिएशन कितने ज्यादा है। और इसके भी डिफरेंट मेजर्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी के होते हैं। तो डिस्पर्शन के मेजर हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, मीन डेविएशन। मीन मतलब कि सेंट्रल वैल्यू, और उससे डेविएशन मतलब उससे कितना स्प्रेडेड है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? डेविएटेड है, ठीक है। मीन डेविएशन एक होता है डिस्पर्शन का मेजर। एक और मेजर होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दूसरे टाइप का होता है। जैसे हमने डिफरेंट टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी देखी, वैसे ही डिफरेंट टाइप के मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस बार आपके सिलेबस में आपको ये दो चीजें पढ़नी है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीजें। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो इनके ऊपर बेस्ड है, वो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ये सबको चीजें? ओके, चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ नोट करना है ना, तो ये दो चीजें आप नोट कर सकते हो कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है। वैसे बुक में गिवन है, उस पे ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले बुक में पेज नंबर 349 पे आप लोग देख लो। पेज बुक में पेज नंबर 349 दिख रहा है? हाँ, जल्दी 349 ओपन करना है। इसमें आ, आप लेफ्ट साइड में 348 पे अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको फिगर दिख रहा होगा 15.1 और 15.2 दिख रहा है कि नहीं? वो पॉइंट्स जो है वो डेटा बता रहे हैं, तो डेटा कितना स्प्रेडेड है, कितना कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो बता रहा है। फिर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें सबसे पहला मेजर उसने बोला रेंज। इस चीज को मैंने नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन बताया। रेंज भी डेविएशन का एक मेजर है, ठीक है। खैर उसको बहुत कम यूज किया जाता है। रेंज कैसे निकलता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे कि इन दोनों डेटा पे देखें तो फर्स्ट वाले डेटा का रेंज कितना है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 200। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। तो 200 माइनस 0 मतलब क्या आ जाएगा? 200। दूसरे वाले डेटा का रेंज कितना है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर? 80। मिनिमम वैल्यू क्या है? 65। तो रेंज कितना हो जाएगा? 15। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? रेंज कैसे निकलता है? जो भी डेटा है उसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम करने से। अब इसके बाद आ गया, उसने क्या लिखा? मीन डेविएशन। दिख रहा है ना? मीन डेविएशन। तो यहां से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन भी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके का निकलेगा। मैं यहां पर उसके बारे में बता रहा हूं, चार्ट एक बना रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसको इन शॉर्ट में एमडी ये लिखते हैं, एमडी। ठीक है। मीन डेविएशन ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो टाइप है वो हो सकता है अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन। ये दो तरह के मीन डेविएशन हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपके बुक में इस टाइप का टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा बना लोगे ना तो आपको बड़ी आसानी होगी इस पूरे को समझने के लिए।
ये फॉर्मूले प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी फिर इससे स्टैटिस्टिक्स में। दिख रहा है क्या कुछ प्रॉब्लम, या मैं एक बार एक्सप्लेन करूं क्या क्या लिखा है मैंने? एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो यहाँ पर, समझ लो। ठीक है, देखो मीन डेविएशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन, डेविएशन मतलब समझ रहे हो ना, डेटा का फैलाव, डेटा कैसे स्प्रेडेड है, वो मीन के अराउंड कैसा स्प्रेडेड है ये निकाल सकते हैं, या मीडियन के अबाउट कैसा स्प्रेडेड है वो निकाल सकते हैं। इसलिए दो टाइप हो गए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एम, कैपिटल एम, सबस्क्रिप्ट ई, ये भी यूज होता है कई बार, कैपिटल एम हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या होगा, एम डी अंडर ब्रैकेट एक्स बार। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या होगा, एम डी अंडर ब्रैकेट एम। क्लियर ये चीज? अब ये कैलकुलेट करने के लिए डेटा के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या हुआ यहां पर, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब रॉ डेटा। यहां पर मैं डेटा जो अभी समझा रहा था ना उसको समझ लेना, अनग्रुप्ड मतलब रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब जो फर्स्ट केस मैंने लिया था ना, जैसे कि अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है 5, 7, 6, 2, 3, अगर बच्चों के मार्क्स इस तरह से लिखे हुए रैंडमली, तो ये अनग्रुप्ड डेटा वाला केस है। ठीक है, फिर ग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा में दो केस हो सकता है, जैसे कि एक्सआई दे दिया हो 2, 3, 5, 7 और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एफ आई गिवन हो, जैसे कि 7, 2, 1, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कोई सा ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रहा है। और तीसरा हो गया कौन सा, ये डिस्क्रीट में है ग्रुप्ड है, और तीसरा कौन सा, कंटिन्यूअस में ग्रुप्ड। कंटिन्यूअस में ग्रुप्ड मतलब उसमें क्या गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, ऐसे क्लास इंटरवल गिवन हो गए, और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? तो जैसा डेटा होगा उस हिसाब से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरे फॉर्मूले में लिख रहा हूं। तो सबसे पहला ये है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड, इन सब का मॉड लोगे, उसका सम लोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, एन कर दोगे। क्लियर ये चीज? और अगर आपको मीडियन के लिए निकालना है तो एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय, इन सब का मॉड सम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन। तो फर्स्ट वाले के लिए एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं मैं एक। ओके, चलो देखो अपनी बुक में देखना, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 360 पे, पेज नंबर 360 ओपन किया सबने? अभी ये वाला चार्ट कंप्लीट करेंगे, जगह छोड़ देना ना, फॉर्मूले ये एक पेज छोड़ देना और जिसमें लिख रहे हो, और उसके बाद फिर फ्रेश पेज में अभी दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 15, सॉरी 15 है ना, 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग, find the mean deviation about the mean for the data in exercises 1 and 2। तो आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन एमडी, किसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, क्या लिखा है,
पढ़ो जल्दी और बोलो। मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब एम डी अंडर ब्रैकेट एक्स बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर सबको? ये निकालना है। अब डेटा आपको गिवन है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में डेटा क्या क्या गिवन है, बोलो जल्दी, जोर से बोलना। 4 7 8 9 10 12 13 17, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, ये रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, तो इसके लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला क्या है अभी जो आपने लिखा, देखो जल्दी पढ़ो और बताओ क्या है फॉर्मूला। हाँ, एम डी अंडर ब्रैकेट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगेगा, हमने समझ लिया। अब सबसे पहले देखो कि एन क्या है भाई, इसमें एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन, समझ गए। अब एक्स आई का मतलब क्या होता है, समझो, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन, तो भाई ये सब मिला के एक्स आई है, एक्स वन ये, एक्स टू ये, एक्स थ्री ये, ऐसा करते हुए सबको हम इन जनरल एक्स आई बोल देते, क्लियर ये चीज। तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार मीन, अभी लिखा था ना एक्स बार क्या होता है, मीन। तो एक्स बार हमको निकालना पड़ेगा, तो एक्स बार कैसे निकलेगा, सभी का सम, ये फॉर्मूला होता है एक्स बार निकालने का, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ऐसे एवरेज निकालते हैं ना, वही फॉर्मूला। तो 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 8, तो सम करो जल्दी से, बताओ कितना होगा। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 8 19 प्लस 9 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 28, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 12 40, और ये हो गया 50, 50 और ये हो गया 63, 70 और 80, 80 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 8, मतलब मीन की वैल्यू क्या आ गई, 10। क्या ये समझ में आया सबको, मीन निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है। उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एम डी of x bar is equal to summation mod xi minus x bar, that is 10 divided by n, that is 8। क्लियर, यहां तक सबको फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो, इसका मतलब है हम xi की सबसे फर्स्ट वैल्यू लेंगे। xi की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4, तो यहां पर लिखेंगे मॉड 4 माइनस 10, समझ में, 10 क्यों, मीन है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू लेंगे एक्स आई की, वो कितनी है 7, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड 7 माइनस 10 प्लस, ये सबमिशन का मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 10 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या होती जाएगी, ऐसा करते हुए आखिरी वैल्यू तक जाएंगे। आखिरी वैल्यू क्या है 17 माइनस 10, मॉड 17 माइनस 10, क्लियर हुआ। डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 8, क्लियर ये चीज। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो भाई तुम लोग, इस सबको इतना लिखने की जरूरत नहीं। जैसे देखो यहां पर 4 माइनस 10 कितना होता है, 4 माइनस 10 -6, -6 का मॉड क्या हो जाएगा 6, तो ये आ गया 6, मॉड है ना, मॉड मतलब पॉजिटिव लेंगे। फिर दूसरा नंबर देखो जल्दी से, क्या है 7, 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3, मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा +3। नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, ऐसे ही होगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8, ऐड करो सबको जल्दी बताओ, 3 plus 2 9 plus 2 11 plus 1 12 12 plus 2 14 14 plus 3 17 plus 7 24, 24 आएगा डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8 3 जा, आंसर क्या जाएगा 3। क्लियर हुआ है ये चीज सबको, चेक करो आंसर, वेरीफाई करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, सही है। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क बन जाएगा ना, सेकंड क्वेश्चन सेम चीज परफॉर्म करनी है, तो टिक कर लेना, उसको होमवर्क करना ही है। और ये चीज ध्यान दो, अगर आप लोगों को ये मीन निकालने का फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट करते चलना, ठीक है। हटा दो ये पूरा,
क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम लोग सॉल्व ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के उसको नोट डाउन कर लो, क्या लिखा है, क्या क्या करना है। तान्या हो गया ना, सॉल्व कर रहे हो तान्या? यस सर। ओके, कुछ डाउट होगा तो पूछना, हटा रहा हूं फिर मैं इसको। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन है, पढ़ो। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो ये ध्यान से पढ़ना ना क्वेश्चन, आंख बंद करके जल्दी जल्दी में सॉल्व मत करना। अबाउट द मीडियन निकालना, मीन डेविएशन। तो यहां पर आपका डेटा क्या गिवन है, 36। एक बार नहीं 36 नहीं 13 है ना डेटा, एक बार बोलना तो क्या है। हाँ 14 11 13 10 16 11 18 12 17, ये डेटा है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एम डी अंडर ब्रैकेट एम, ऐसे लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन, जल्दी बोलो क्या है। हाँ एम डिवाइडेड बाय एन, सेम है जो मीन के लिए है, सिर्फ यहां पर एम आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वहां एक्स बार आता था, यहां पर एम आएगा, क्लियर ये चीज। एम मतलब मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं मीडियन, पहले हम एन देखते हैं, एन क्या है, इवन है कि ऑड है। अगर एन होता है ऑड, एन होता है ऑड, इवन ऑड देखने के पहले उसको अरेंज करते हैं ना, अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज, अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग कर लो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में उसको अरेंज करना है, क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद देखना है कि एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो इवन है कि ऑड है। अगर ये ऑड हुआ तो एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीडियन, समझ में। और अगर एन जो है वो इवन हुआ, अगर एन जो है वो इवन हुआ तो एन बाय टू, एन बाय टूथ प्लस एन बाय टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो आपका हो जाएगा मीडियन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा तो। सपोज 3 5 9 11 14, अगर ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, मान लो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आपको बोला जाए कि इनका मीडियन निकालो, इनका मीडियन निकालो, तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, ये फॉर्मूला अभी डिलीट नहीं करूंगा तो रहने दो, इधर पे पहले एग्जांपल पे ध्यान दो, ठीक है। मान लो ये आपके ऑब्जर्वेशन है, आपको बोला जाए मीडियन निकालो, तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप चेक करोगे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बताओ इसमें, 5, 5 मतलब क्या हो गया, ऑड। तो क्या करेंगे, 5 प्लस वन अपॉन टू, तो 5 प्लस वन क्या होता है 6, 6 अपॉन टू मतलब क्या हो गया 3, 3 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है 9, ये हो जाएगा इसका मीडियन, समझ में आया ये चीज। अब अगर मान लो इसमें एक और नंबर आ जाता, वो नंबर होता मान लो 20 सपोज, तो अब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाते, एन 6, तो एन क्या हो गया इवन, तो हम क्या करते 6/2 मतलब क्या हो गया 3, और 6/2 प्लस वन मतलब क्या हो गया 4, तो 3 और 4 थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 3 और 4 का मीन मत निकाल लेना, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते, तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा, ये थर्ड और ये क्या हो गया फोर्थ, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आ जाएगा 10, तो 10 जो होगा वो इस डेटा का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो मीडियन निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना। हटा दूं ये पूरा, ये एग्जांपल हटा दूं, ओके। तो हम आते हैं अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो कि बुक में गिवन है। तो यहां पर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 10, फिर उसके बाद 11, फिर से 11, फिर
12, फिर 13, फिर 13, 14, 16, 17, 18। बस काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कुछ मिस हुआ है, ऊपर में 12 आ रहा है, नीचे में 11 आ रहा है। अच्छा 17 दो बार है, 17 17 फिर आ रहा है 18। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 12। समझ गए? 12 मतलब क्या हो गया? इवन। तो क्या करोगे? 12/2 मतलब कौन सा? सिक्स्थ। और +1 मतलब कि सेवेंथ। तो सिक्स्थ और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे। तो सिक्स कौन सा? 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स, और ये क्या हो गया? 7। यही दोनों है क्या? 6 और 7? चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का एवरेज दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 13 + 14 कितना होता है? 27/2 करोगे तो कितना आएगा? 13.5। यही आएगा ना? समझ में आएगी नहीं? तो इसका मीडियन क्या हो गया? इसका मीडियन हो गया m, दैट इज इक्वल टू 13.5। क्लियर सबको ये चीज? मीडियन निकलने के बाद अब लगाना है फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का। तो एम डी अबाउट एम इज इक्वल टू, सीधा मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा है? एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई क्या हो गया हमारे पहले नंबर के लिए? 10 हो गया। 10 माइनस 13.5 कितना होगा? 3.5। मॉड है इसलिए पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे पूरा। तो सबसे फर्स्ट नंबर आ गया 3.5। दूसरा नंबर बताओ जल्दी। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। समझ रहे ना? अभी ये 14 तक के लिए कर दिया। 14 माइनस 13.5 मतलब क्या हो गया? 0.16 माइनस 13.5, जल्दी बताओ। 2.5। 16 माइनस 13.5, 16 माइनस 14 कितना होता है? 2, और 0.5 और लगा दो, तो ये कितना आएगा? 2.5। माही समझ में आ रहा है ना? फिर उसके अगेन क्या जाएगा? 2.5, फिर एक और 16 है इसलिए प्लस 2.5, फिर 17 17 मतलब क्या हो जाएगा? 3.5 प्लस 3.5, फिर 18 के लिए क्या आ जाएगा? 4.5। समझ में आया? डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय में क्या आना है? n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन यहां पर हमने काउंट किया था ना? 12 आए थे ना? n इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ऐड करते हैं। देखो यहां पर पहले 0.5 वाले कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 0.5 को एक साथ ऐड करते हैं। तो 0.5 वाले कितने टर्म्स है? कितने हैं टोटल? 12 है ना? तो 0.5 को 12 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट को बाद में देखेंगे, पॉइंट के पहले वाले डिजिट को देखो। 3 + 2 क्या हो गया? 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22 + 6, +6 क्यों वाला? कितना हो जाएगा? 28। तो हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आई ये चीज? 12 से डिवाइड करो, 12 1 सा 12, 2 सा 24, 4 बच गया, 40 हो गया, 12 3 सा 36। ठीक है, अच्छा पॉइंट लगेगा ना? पॉइंट 12 3 सा 36, फिर 4 बचा, फिर 12 3 सा 36 एंड सो ऑन। 2.33 ऐसा कुछ आएगा आंसर। चेक करो जल्दी से। 8 2.33। सबको क्लियर हुआ ना कैसे करना है? कैलकुलेशन एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए और स्पीड में होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, स्मार्टली वर्क करना है। और एक क्या चीज मैं इसमें बोलने वाला था, हाँ, अंदाजा लग जाता है आंसर आपका सही है कि गलत है, क्योंकि डिस्पर्शन सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू कितनी? 13.5। डिस्पर्शन कितना होगा? अगर मिनिमम वैल्यू की तरफ भी जाए तो लगभग 3.5 का डिस्पर्शन है, मैक्सिमम की भी तरफ जाए तो लगभग 4 का डिस्पर्शन। तो 3 और 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हाँ वो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं है। अगर 5 या 8 या 10 आ रहा है तो आपको अंदाजा एक हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसका सेकंड पार्ट बना लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस में, जो कि 5, 6 और 7, 8 वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको 5, 6, 7, 8 में डेटा कैसा दिख रहा है, कौन से टाइप का डेटा है? बुक में देखो डेटा कौन सा है, ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड में भी दो है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा है ये, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको 9, 10 और 11, 12 में दिख जाएगा। क्लियर ये चीज? तो अभी हम इसके लिए पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। इसके लिए पहले मैं फॉर्मूले लिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। हम्म तो सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास ये वाला डेटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और उसमें अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 होगा मीन निकालना। मीन मतलब एक्स बार निकालना। और वो एक्स बार कैसे निकलता है, कैसे निकलता है? अगर आपका डेटा इस टाइप का हो तो बताओ। क्लास 10th में सॉल्व किए हो ना, एग्जाम पास किए हो, तो बताओ कैसे नहीं। करेक्ट। इसके लिए हम निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। हम एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई एक्स आई, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई, ये करते हैं। यहाँ समेशन ऑफ एफ आई इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, वो समेशन ऑफ एफ आई देता है। क्लियर ये चीज? ये फॉर्मूला लगा के हमको मिलेगा मीन, लेकिन हमको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला एम डी अंडर ब्रैकेट एक्स बार, दैट इज इक्वल टू समेशन समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये हो जाएगा फॉर्मूला भाई। ठीक है, अगर मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। क्लियर ये चीज? नोट डाउन कर लो इसको। लगभग सिमिलर टाइप का है। यहां पर एफ आई आ गया है, नीचे भी एन की जगह पे सबमिशन ऑफ एफ आई, जो कि ऑब्जर्वेशन का सम है। हाँ, अभी इसके लिए भी वही वाला फॉर्मूला लिखा देता हूं, डिस्क्रीट वाले के लिए भी। डिस्क्रीट के केस में अगर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है तो क्या होगा, उसके फॉर्मूले देख लेना। ये सेकंड स्टेप है ना, दो स्टेप्स में डिवाइडेड है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। हाँ, अभी ये वाला फॉर्मूला लिखें। तो बताओ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए पहला स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमको, मीडियन निकालना पड़ेगा, है ना? तभी निकलेगा। तो मीडियन कैसे निकालते हैं ऐसे वाले डेटा में, याद है? याद नहीं है? बता दो, किसी को याद है तो बोल रहे तो बोलो। हाँ विप्लव, सबसे पहला स्टेप होता है सीएफ निकालना। सीएफ क्या होता है, याद है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट वाला जो आता है वैल्यू, वो क्या देता है? वो टोटल फ्रीक्वेंसी देता है। जैसे कि मान लो ऐसा आपकी एक्स आई है, यहां पर एफ आई है। एफ आई है सपोज 2, 3, 2, 1, 1, ऐसा है मान लो। ठीक है, 2, 3, 2, 1, 1 ऐसी फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ जब बनाओगे तो वो कैसे निकलता है, 2, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9। तो जो लास्ट वाला जो नंबर देगा सी एफ का, वो एक्चुअली आपको क्या देता है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। इन सबको ऐड करोगे तो 9 आएगा। समझ में आया? तो सेकेंड स्टेप जो है वो है आपको एन निकालना, और एन क्या होता है, सबमिशन ऑफ एफ आई, और वो अलग से नहीं निकालना है, वो आपको सी एफ का लास्ट वाला वैल्यू से मिल जाएगा। समझ गए ना ये चीज? ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एन बाय 2। एन बाय 2
वो n/2 क्यों निकालते पता है? वो मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, n/2 बीच वाला कौन सा है वो देखने के लिए। तो यहां पर अगर n9 आता है तो 9/2 क्या हो जाएगा? 4.5, वही होगा ना 4.5। अब 4.5 कौन से वाले में आ रहा है तो वो देखते हैं हम, इसमें आ रहा है 4.5। 4.5 से बड़ा वाला नंबर कौन सा है? तो ये 5 है, 4.5 से बड़ा नंबर। तो ये वाले क्लास को क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। याद आया? और ये जो नंबर होगा यही नंबर क्या हो जाएगा? आपका मीडियन होगा। सपोज ये ऑब्जर्वेशन 7 है तो 7 आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ये तरीका है मीडियन निकालने का। तो थर्ड स्टेप है n/2, फिर फोर्थ स्टेप है मीडियन फाइंड आउट करना, मीडियन। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। मीडियन मतलब कैपिटल एन। तो ये मीडियन निकालने की जो चीज है ये पुरानी चीज है, लेकिन फिर भी मैंने स्टेप वाइज बता दिया, कंफ्यूजन हो तो। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में लास्ट हम यही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का। सिर्फ यहां पर एक्स बार की जगह पे क्या लग जाएगा? एम आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, एम डी about m is equals to summation fi under bracket xi minus m divided by summation of fi। that's it, हो गया। एक चीज मैंने यहां पर गलती कर दी, करेक्ट कर लेना, ये मॉड है, मॉड है ना। तो याद रहेगा फॉर्मूला स्टेप, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पूरे इन्हीं पे बेस्ड होने वाले हैं, ये वाले और ये वाले। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। हम्म चलो, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज ओपन करना फिर से। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। टॉप में हेडिंग क्या है? 5 और 6 के पढ़ लो पहले। क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले आप ये कॉलम में बना लो उसको, टेबल xi फर्स्ट कॉलम, fi सेकंड कॉलम। xi की वैल्यूज बोलो जल्दी। 5, 5, 10, 15, 20, 25, बस। fi की वैल्यू बोलो। 7, 4, 6, 3, 5, 3, 5। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन आपको निकालना है, एम डी अंडर ब्रैकेट एक्स बार। डेटा आपने समझ लिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है। स्टेप नंबर 1, मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऐसे वाले में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समझ गए? तो मतलब आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा, वो बनेगा एफ आई एक्स आई का। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 125। समझ गए? फिर उसके बाद क्या करो भाई? सम निकालो। पहले तो समेशन ऑफ एफ आई निकालो। इन सब का सम कितना आएगा? 7 + 4 11 + 6 17 + 3 20, और ये हो जाएगा 25, यही आएगा। फिर इनका सम निकालो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, दैट इज इक्वल टू, आप लोग क्रॉस चेक कर लिया करना ना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, हो सकता है गलती भी हो जाए। 35 for 75, 75 हो जाएगा 165, और ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 250, 350। 350 आना चाहिए मेरे ख्याल से, चेक कर लेना। ये आ गया। अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 25। डिवाइड कर लो 25 से इसको। तो सबसे पहले 5 5 जा 5 7 जा 70 हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो एक्स बार की वैल्यू आएगी 14। ओके, ये आ गया एक्स बार। ठीक है, अब क्या करेंगे विप्लव, बता जल्दी, अब क्या करेंगे? एमडी अबाउट एक्स बार, ये निकालना है ना ऑब्जेक्टिव हमारा। हाँ, क्या है फॉर्मूला इसका? एमडी अबाउट एक्स बार, फिर से बोलना, समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। पहला वाला फॉर्मूला याद है ना? तो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें एफ आई आ जाता है नीचे, और नीचे एन, एन तो यही होता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो अभी यहां तक हो गया ना, आगे करें सॉल्व। अब ये देखो, डिनोमिनेटर तो भाई हमको मिल चुका है, डिनोमिनेटर तो 25 आना है।
न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे बोलो, क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई मतलब ये है ना, ये सारे एक्स आई है, माइनस एक्स बार क्या है? ये है। तो एक नई टेबल बनेगी और वो टेबल होगी एक्स आई माइनस 14 की, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू क्या है? 14 है। तो 5 - 14, अच्छा मॉड भी है ना, तो यहां पर भी मॉड लगा देता हूं, मॉड एक्स वाई माइनस 14। क्लियर है? 5 - 14 क्या हो जाएगा? -9। मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा? +9। क्लियर? फिर उसके 10 - 14 -4, मॉड लोगे 4। 15 - 14 1 6, और ये कितना आएगा? 11। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, अब क्या करेंगे? उसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो एफ आई और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा, यहां पर इसको हाईलाइट कर देता हूं, भूल मत जाओ इसलिए, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। कई बार क्या करते हैं हड़बड़ी में, जो आजू बाजू में देख रहा है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मिलेगा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस 14। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आएगा माही? प्रोडक्ट फास्ट। फर्स्ट का कितना आएगा? 45। फिर नेक्स्ट, हाँ 16, हाँ नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 55, यही आएगा। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्लियर है ना सबको? इनको और इनको। तो पहले तो गलत हो गया ना, तो क्या होगा? 7 9 63, तो ये होगा 63। ठीक है, अब सबको ऐड करो। तो 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 28 का 8 ये आ गया ऊपर, 2 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 158, यही आ रहा है क्या? ऐड करके क्रॉस चेक करो। Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो 158, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है? 14। 14 से कट करो, 14 1 जा 14, 18 हो जाएगा, 14 1 जा 14। ठीक है, तो बच जाएगा 4, फिर पॉइंट लग जाएगा, 14 3 जा 33, फिर 6 जा, ऐसा 11.36 अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। चेक करना। इलेवन पॉइंट टू। ओके, तो ये मैंने डिवाइड करने में गलती की क्या? 11 1 जा 11, ठीक है, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 11 1 जा, कैसे ये एडिशन मेरा सही है? 158, तुमने यही किया ना, 158 डिवाइडेड बाय 14। अच्छा मैं 11 से डिवाइड कर दे रहा था, 14 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी। हाँ 11.28, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको? ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज बनेगा, होमवर्क रहेगा ये आप लोगों का। ठीक है, मार्क कर लेना उसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 पे। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 8 के लिए ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है? क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो एम डी अंडर ब्रैकेट एम। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है। ठीक है, एक्स आई की वैल्यूज क्या क्या बोलना जल्दी? 5 7 9 10 12 15। ओके, और एफ आई? ओके, ठीक है। क्या हो गया मानस? क्या है बुक में आंसर? बाकी लोगों ने चेक नहीं किया था क्या? Sir, 6.32 है। अरे क्वेश्चन नंबर 5, 15.1 का 5।
6.32 तो कैसे गलत आया भाई हमारा आंसर? मीन हमने सही निकाला क्या? पहले पहले तो मीन चेक कर लो। अच्छा, पहले क्वेश्चन चेक करो, सारे ऑब्जर्वेशन सही लिखे कि एक बार देखो, क्वेश्चन से मैच करो। 5 10 15 20 25 7 4 6 3 5। हाँ, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन देखो, 35 40 90 और 60 और ये 125, ठीक है। फिर उसके बाद एफ आई एक्स आई का सम चेक करो, इतना ही आ रहा है क्या? 160 और ये 250 350, ठीक है। एफ आई एक्स, हाँ, मीन भी करेक्ट है। हाँ, फिर उसके बाद मीन निकलने के बाद, मीन के बाद वो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 14, हाँ, 9 4 1 6 11, ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद 7 9 63 16 6 18 55, ये वाला सम चेक करो एक बार। हाँ, मैं समझ गया गलती कहाँ की है। एक मिनट, मेरे को समझ में आ गई गलती कहाँ पर किया हूं मैं। सर 1/25 इंटू 158 होगा क्या? ये गलती यहाँ पर, यहाँ क्या आना चाहिए? सबमिशन ऑफ एफ आई आना चाहिए, और मैंने क्या लिख दिया? एक्स बार लिख दिया। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सबमिशन ऑफ एफ आई, जिसकी वैल्यू कितनी है? 25, तो डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए था? 25। समझ में आएगी नहीं कि मिस्टेक कहां पर हुई? तो 25 से कटेगा, ठीक है। ठीक है तान्या, यही बोल रहे थे क्या? यस सर, यस सर। हम्म, तो ये आ जाएगा 158। 158 डिवाइडेड बाय 25। कैसे डिवाइड करोगे इसको? इसको डिवाइड मत करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 4, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 100। 4 8 सा कितना हो जाएगा? 32 का 2 ही आ गया 3। 4 5 सा 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 23 का 3 आ गया 2। 4 1 सा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6। 632 अपॉन 100 मतलब 6.32। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये यहां पर गलती हुई, इसलिए आंसर चेक कर लिया करो ना जब भी कभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हटा दूं ये पूरा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में, हाँ, हम लोग ये एफ आई एक्स आई ये सब नोट डाउन कर लिया। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने के पहले हमको निकालना पड़ेगा एम। एम बोले तो मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या स्टेप बताया था? बता विप्लव। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालते। सी एफ कैसे निकलता है? ये आ गया फर्स्ट नंबर 8। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 प्लस 2 28। 28 इंटू 2 56। 56 इंटू 2 112। 112 इंटू, अरे यार मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? 8 प्लस 6 14। 14 प्लस 2 16। 16 प्लस 2 18। 18 प्लस 2 20। 20 प्लस 6 26। चेक करो तो सी एफ सही निकाला है क्या मैंने? करेक्ट है ना? सी एफ 26, ये आ गया पूरा सी एफ, ठीक है। अब सी एफ की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपको क्या देता है? एन। तो यहां पर आपको एन भी मिल गया, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया? 26। क्लियर ये चीज? यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद हम क्या करते? एन बाय टू निकालते। एन बाय टू, एन बाय टू क्या आएगा? 13। तो देखो कौन सा नंबर है जो 13 से बड़ा है सी एफ की टेबल में? तो 8 ये नहीं है, 14 ये है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये मीडियन वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पीछे का लॉजिक समझ लो तुम लोग। लॉजिक अगर समझ गए ना तो कभी गलती नहीं होगी। देखो लॉजिक क्या है, 5 के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब 5 कितने बार आ रहा है? 8 टाइम्स। तो 5 5 5 5 5 ऐसा 8 टाइम्स जो है 5 आया। समझ में आएगी नहीं ये चीज? फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? 7। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। तो फिर उसके बाद 8 बार 5 आ चुका है। 9th नंबर कौन सा होगा? 7। 10th नंबर कौन सा होगा? 7। 11th नंबर कौन सा होगा? 7। 12th नंबर कौन सा होगा? 7। इस तरह से समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इस तरह से 13th नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? 7।
ठीक है, 13th नंबर होगा 7। ओके, अब 14th नंबर कौन सा होगा, बोलो 14th नंबर कौन सा होगा, वो भी 7 होगा। 15th नंबर कौन सा होगा, 15th नंबर होगा 9। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 1 से लेके 8 तक 5 अरेंज है, फिर उसके 9 से लेके 14 तक 7 आ रहा है, फिर उसके 15 से लेके 15 और 16 में कौन सा आ रहा है, 9 9 आ रहा है कि नहीं समझ में जो मैं बोल रहा हूं। ये मैं समझा इसलिए रहा हूं लॉजिक, क्योंकि मीडियन निकालने का फॉर्मूला सिर्फ n बाय 2 से नहीं निकलेगा, वो इवन और ऑड देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अभी n क्या था हमारे पास, इवन था, तो इवन के लिए क्या करते हैं हम n बाय 2 निकालते हैं और n बाय 2 प्लस 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, n बाय 2 प्लस 1 निकालते हैं। n बाय 2 प्लस 1 मतलब ये कौन सा हो जाएगा, 14। तो 13th और 14th दोनों ऑब्जर्वेशन यहां पर 7 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अगर मान लो अगर आपका n आता 28, अगर n आता 28 तो n बाय 2 कितना आता, n बाय 2 कितना आता, 28 बाय 2 मतलब कितना आता, 14। तो 14th ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 7, और उसके बाद वाला 15th ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाता है, 9। तब आपका मीडियन 7 नहीं होता, तब आपका मीडियन कौन सा होता है, 8 होता। 7 और 9 के बीच का नंबर। आया लॉजिक समझ में, या एक आध एग्जांपल दो, क्लियर हुआ है, माही को कंफ्यूजन हो रहा लग रहा है, क्लियर पक्का, रिया क्लियर ना, ओके। तो उस तरह से ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी फंडामेंटल। तनिष पक्का, ओके। अच्छा मान ले n की वैल्यू आती 28, तो मीडियन क्या आता बता तनिष, और कैसे आता, n आता 28, हाँ मीडियन बोल रहा है, नहीं, अगर n आता 28 तो हम क्या करते हैं, हम n बाय 2 वाला ऑब्जर्वेशन और n बाय 2 प्लस 1 वाला ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। n बाय 2 मतलब क्या हो गया, 14, तो 14th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 7। n बाय 2 प्लस 1 मतलब 14 प्लस 1 मतलब क्या हो गया, 15। तो 15th ऑब्जर्वेशन कहां आएगा, यहां पर, वो क्या हो गया, 9। तो उस केस में जो मीन निकलता वो इन दोनों ऑब्जर्वेशन 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 होता। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये लॉजिक समझो तुम लोग, अगर यहां फंस जाओगे नहीं तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगा यहाँ पर सिचुएशन, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, गलत भी हो गया लेकिन आंसर सही आ जाएगा अगर पूरा समझ में नहीं आया तो भी, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर से उधर घुमा तो फिर आप फंस सकते हो। ओके, तो इस केस में n बाय 2 कितना आ गया, 13 आया, फिर n बाय 2 प्लस 1 मतलब वो आ जाएगा 14 आएगा। तो 13 और 14 दोनों ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मीडियन होगा m, दैट इज 7 प्लस 7 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7। तो वही आएगा, मीडियन कौन सा होगा इस केस में, 7 होगा। क्लियर ये चीज। अब ये निकलने के बाद फिर हमको क्या करना है, मीडियन निकलने के बाद क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ टेबल बनेगी मॉड एक्स आई माइनस एम की। तो एक्स आई माइनस एम मतलब कि 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2। मॉडुलस के साथ बोल रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 2। माही बताओ बाकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, जल्दी बोलते जाओ। माही का ध्यान इधर उधर चले जाता है, मैं देख रहा हूँ। हाँ तो बोलो कैसे निकल रहा है, बताओ तो एक्स आई माइनस एम कैसे निकल रहा है। एम कितना आया, एम आया 7, है ना। एक्स आई क्या है, ये है एक्स आई। तो 5 माइनस 7 कितना होगा, 2, माइनस 2 मॉड आएगा 2। अगला नंबर क्या आएगा बताओ, 0। नेक्स्ट नंबर बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 8। समझ में आया ये चीज, ये मिल गया। अब क्या करना है माही, क्या करना है, देखो फॉर्मूले को देखो, क्या चाहिए, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, ये एफ आई वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो अगले बार क्या करेंगे, एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम। समझ में आई ये चीज, मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या क्या आएगा, 16। फिर हाँ 48। क्लियर ये चीज, ये आ गया। अब इसके बाद क्या चाहिए, देखो उसका सम। तो सबको सम करो, इन सबको सम करो, कितना होगा
26 से क्यों? हाँ, एफ आई मतलब ये वाला कॉलम एफ आई। अच्छा, मैं समझ गया। देखो, ये इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, ऐसा समझ रहे हो? ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या समेशन, ये इसका मीनिंग एक्चुअली ये है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। तो पहले हम ये वाली टेबल पूरी बना लेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सम करेंगे। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर हमने ये वाला बनाया पहले, तो ये अब उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका जो सम निकालेंगे वो न्यूमरेटर होगा। क्लियर? तो इसका सम निकालो, 16 + 4 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36 + 48 कितना हो जाएगा? 36 + 8 44, 84 आ रहा है क्या? चेक करो तो एक बार। तान्या, 84। Yes, sir. तो ये आ गया 84। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर। तो जाएगा एम डी, न्यूमरेटर हो गया 84 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 26। कट कर दो इसको, 2 से जाएगा, 2 13 सा, 2 4 सा, 2 2 सा 13, 3 सा 39, और फिर हो जाएगा 30 0.23. 0.23। Yes. ओके, 3.23। चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 7 है ना? हाँ, ठीक है, करेक्ट। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्वियसली होमवर्क, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और कराने, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, फिर बाकी बचे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ये एक्सरसाइज ही सबसे लेंदी है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके बाद तो फिर छोटे हैं थोड़े से। नहीं यार, वेरिएंस भी टाइम कंज्यूमिंग है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस हैं थोड़े से।